तो कैसे हैं आप लोग। अभी ये हम दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने पहले ख़त्म किया था ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है, ये इंडिकेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। और जो इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में इसमें डिस्कस किया हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें कैसे बताते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कितने स्पेक्ट्रम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। तो अभी इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट objective of various countries of the world, more so after Second World War, has been the attainment of economic development। मतलब ये कह रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो इकोनॉमी पूरे दुनिया की थी बहुत नीचे हो गई थी, तो सबका एक ही गोल था कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है। द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक थिंकिंग हैज़ बीन द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो भी इकोनॉमिक की थिंकिंग होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हुई थी। मतलब सिर्फ लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ही सोच रहे थे। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव बिकम पॉपुलर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ 1939 and 1944, since the developing countries attempted to solve the problems like unemployment, poverty, hunger, death, inequality of income and wealth distribution, etc. और जो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जैसे अफ्रीका, इंडिया और ऐसे बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उसमें बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट, पुवर्टी, हंगर डेथ हुई थी और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ थी। तो बस उसको एक इकोनॉमी वे में कैसे सुधारा जाए और एक कैसे अच्छे हालात लाया जाए, इसीलिए बहुत रिसर्च हुई थी और सबका एक ही गोल था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It can be said that the awareness of level of economic development in countries towards attainment of development increased since developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income level with the developed countries and to increase the standard of living through economic development। अब कंट्रीज कर क्या रही थी, जो अपना पर कैपिटा इनकम है जो डेवलपिंग कंट्री का, वो डेवलपिंग कंट्रीज अपना राइज करना चाह रही थी डेवलप कंट्री की तरह। जैसे अभी अमेरिका में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लगभग 5-6 या 10 लाख तक है। और पर कैपिटा इनकम आपको पता ही होगा कि जो पर पर्सन की इनकम होती है टोटल आपकी जो देश की इनकम है उसको आप पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो पर कैपिटा इनकम निकलती है। तो पर कैपिटा इनकम अभी इंडिया की ऑन एन एवरेज 1 लाख है और अमेरिका या जो बाकी डेवलप्ड कंट्री है वैसे उसकी 5 या 10 लाख है पर पर्सन के लिए। तो जो गैप था जो बहुत बड़ा हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को मैच करना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो इसमें लोग जो कंट्रीज़ थी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भाग रही थी। और ये खाली डेवलपिंग कंट्री नहीं कर रही थी, ये खुद डेवलप कंट्री भी कर रही थी, क्योंकि जो मेन वर्ल्ड वॉर 2 था वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में था और दोनों के कारण भी अलग अलग थे। तो डेवलपिंग कंट्रीज आर एमिंग टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय रिड्यूसिंग पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वाइल द डेवलप्ड कंट्रीज एम एट मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो डेवलपिंग कंट्री करती क्या है, जो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का उसको बढ़ाना चाहती है और गरीबी कम करना चाहती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करना चाहती है। और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब का जो एम होता है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना होता है। बस यही मेन डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच। If we think this way, maintaining economic growth is the aim of developed countries and attainment speed economic development is the prime requirement of developing countries। मतलब जो developed countries हैं उनका जो main aim होता है वो maintain economic growth करना होता है। मतलब अपनी जो economic की growth है उसको maintain रखना होता है
और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का एम होता है वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मतलब कैसे कैसे अपनी कंट्री में सुधार लाया जाए और उसको डेवलप्ड कंट्री से मैच किया जाए। जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंसिडर्ड टू बी द सेम। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब है, इन पास्ट द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट were used interchangeably, but few economists have always considered economic growth and economic development as different। अब होता क्या था पास्ट में, मतलब पहले लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट सेम वे में इस्तेमाल करते थे, मतलब इन दोनों का मीनिंग सेम ही निकालते थे। पर अभी बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। According to Professor Miss Ursula Hicks, the solution for the economic problem of developing countries is economic development, and for the developed countries economic growth। अब Professor Miss Ursula Hicks ने कहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अटेन करना होता है उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ को करना चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेनमेंट का। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करनी चाहिए। तो जो ये टर्म आया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करनी चाहिए वो मिसेस उर्सुला हिक्स ने दिया है। अब आगे आता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, वाह। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। और ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म के लिए रिलेट करती है। लॉन्ग टर्म, ये याद रखना। इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, मतलब इससे इकोनॉमी का टोटल आउटपुट बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वो इंडिकेट करती है। इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में होता क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है किसका, रियल नेशनल इनकम का और रियल पर कैपिटा इनकम का। तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर क्या है, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई बढ़ जाती है। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक लैंड है, कैपिटल है, लेबर है और एंटरप्रेन्योर है। अगर इन सब की एबिलिटी बढ़ जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, इट कैन बी सेड दैट द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी and efficiency tended to increase, leading to continuous increase in real national income and real per capita income। मतलब अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो कंटिन्यूस इंक्रीज इन नेशनल इनकम पॉसिबल है और रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज भी पॉसिबल है। Thus इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज। अब ये याद रखना टर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो क्वांटिटेटिव चेंज है, मतलब ये मेजरेबल है। इसको आप नंबर में मेजर कर सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि इसके क्या इंडिकेटर है, एक तो पर कैपिटा इनकम और एक नेशनल इनकम, जो नंबर में आप प्रेजेंट कर सकते हो। समझ रहे हो? इकोनॉमिक ग्रोथ shows the increase in output and gross national output through which country's economic status is depicted। अच्छा, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या दिखाता है, ये दिखाता है इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब आपकी कंट्री का आउटपुट बढ़ा है, आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा है, आपके कंट्री में बहुत सारा माल का मैन्युफैक्चर हुआ है। और द ग्रोस नेशनल इनकम, अब इतना सारा माल बढ़ा है तो इतनी इनकम भी हुई होगी और इतना आउटपुट भी हुआ होगा। तो मतलब अगर आपका माल का प्रोडक्शन बढ़ गया और उसका जो ग्रॉस नेशनल आउटपुट भी बढ़ गया तो उसको बोलते हैं
तो उसको वो कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस डिपिक्ट करता है, और तभी इकोनॉमिक ग्रोथ उसको बोल सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ टू कंट्रीज। और अभी इन सब इंडिकेटर से हम कंपैरेटिव इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं दो कंट्रीज़ के बीच। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, और ये डेफिनेशन पूछी जाती है डायरेक्ट। एक बताओ प्रोफेसर हंसेन ने क्या डेफिनेशन बोली थी, या फिर सिमोन कुज़नेट्स ने क्या डेफिनेशन बोली थी। तो ये इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क करना। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ refers to the growth rate of national income। क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसको रेफर करती है? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इकोनॉमिक ग्रोथ किसको रेफर करती है? एक है ये ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा क्या इंडिकेट क्या ग्रोथ रेट दूसरा क्या रेफर करती है? राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सर्विसेज। अब ये चीज़ याद रखना, रट लो इसको, बड़े रट लो। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करती है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये टोटल क्वांटम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट क्या है कंट्री में? तो एक तो इनकम बढ़नी चाहिए कंट्री की, और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट, मतलब क्वांटम, कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट हुआ है, वो कितनी क्वांटिटी में इसका आउटपुट बढ़ा है। मतलब एक तो इनकम, दूसरा आउटपुट, क्वांटम आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का। ये रेफर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ को ये रेफर करता है। ये कौन बोल रहा है? प्रोफेसर हंसेन। इस नाम को याद रखना। अब आता है दूसरे डेफिनेशन की तरफ। अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ कंट्री to supply diverse economic good to its people is known as economic growth। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या है? A long term increase in capacity, long term increase in capacity of a country to supply diverse economic goods। तो जो कंट्री की जो कैपेसिटी है डाइवर्स इकोनॉमिक गुड सप्लाई करने की लॉन्ग टर्म तक, और किसको? उसी कंट्री के पीपल्स को, उसको बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किसने बोला है? सिमोन कुज़नेट्स। अब क्या है ये? लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये नाम भी याद रखना और ये डेफिनेशन भी रट लेना। रट क्या लो, खाली तुम्हें दिख रहा है कि जो डाइवर्सिफाइड गुड्स इकोनॉमिक गुड्स सप्लाई करने की जो कैपेसिटी है जो लॉन्ग टर्म में, किसको? खुद के पीपल को, कंट्री की, उसको बोलता है इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। अब आगे आते हैं लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन क्या है, चलिए देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंजेस। मतलब ये क्या लेता है? ये सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज लेता है, क्वालिटेटिव नहीं। मतलब जो चेंजेस नंबर में मेजर किए जा सकते हैं वही लेता है। मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसको नैरो बोल सकते हैं, नैरो माइंडसेट बोल सकते हैं इसको। ये बात याद रखना, क्वांटिटेटिव चेंज लेता है सिर्फ, क्वांटिटेटिव चेंज इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड या रिमेन बिफोर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसको सिर्फ देखता है? राइज इन नेशनल इनकम
एंड पर कैपिटा इनकम पर इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर मारता है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम इससे भी बढ़ सकती है कि अंबानी ने अपना पैसा डबल कर दिया, या फिर टाटा ने भी अपना पैसा डबल कर दिया, तो उससे भी इनकम जो नॉर्मल लोगों की इनकम है वो बढ़ सकती है। क्योंकि इन जनरल हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इससे अगर कंट्री के जो कुछ 2% बहुत अमीर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंट्री अमीर हो गई या पूरी कंट्री के पास पैसा आ गया। समझ रहे हो ना? अब आगे आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपिक्ट ओनली द राइज इन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, और किसको डिपिक्ट करता है? ये राइज इन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट, कि खाली कितना आउटपुट बढ़ा और कितनी इनकम बढ़ी, सिर्फ इसको ही डिपिक्ट करता है ये। अब ये तो गलत बात है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो इतना ये कॉन्सेप्ट इतना वाइडर सेंस में ग्रोथ को क्या बोलता है, एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये गलत बात है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। जैसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते जो पीपल का वेलफेयर उसको जानने के लिए, क्योंकि ये इन क्वांटम इन टोटल जो इनकम कितनी बड़ी है देश की वो देखता है, और पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा है ये देखता है, और ये इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर करता है। तो इससे पीपल का वेलफेयर लैक हो जाता है। तो आप पीपल वेलफेयर नहीं देख पाते सिर्फ इस इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर से। तो ये लिमिटेशन थी। एक लिमिटेशन क्या थी? क्वांटिटेटिव चेंज। दूसरी क्या थी? इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज ओनली राइज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। मतलब सिर्फ किसको देखता है? नेशनल इनकम को देखता है, पर कैपिटा इनकम को देखता है, बाकी इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर करता है ये। बाकी आगे आया, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो, और क्योंकि नैरो है और क्योंकि सिर्फ ये कितनी इनकम बढ़ी और कितना आउटपुट बढ़ा यही दिखाता है, और बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता लोगों के वेलफेयर को इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू। तो बस ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आती है। अभी आगे आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड as to what economic development actually means. When economics of Asia, Africa and Latin America have become proactive in achieving economic development, economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है नोटिस करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एंड रिजल्ट नहीं है। जैसे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है कि अच्छा क्या करता है? टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग। समझ रहे हो? एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है, किसको अचीव करता है? इकोनॉमिक वेलबींग को, क्योंकि ये सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं करता। Hence, the term economic development has a very wider meaning, which include economic growth. तो जो economic development है, उसका बहुत ही wide meaning है। इसमें economic growth भी आ जाती है, economic welfare भी आ जाता है, और economic progress भी आ जाता है। तो समझ रहे हो? economic development बहुत ही wider meaning है। एक आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक आता है इकोनॉमिक वेलफेयर, और एक आता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये तीनों के तीनों इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड है। समझ रहे हो आप? इवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज एन इंक्रीज in real national income and real per capita income,
But economic development is not just about quantitative changes but also about qualitative changes. मतलब economic development there is a real national income. मतलब economic development में भी increase होती है क्या? Real national income and real per capita income. But economic development is not just about quantitative changes. और ये सिर्फ quantitative changes के लिए नहीं है, पर ये qualitative changes के लिए भी है. तो डेवलपमेंट बहुत ही अलग है ग्रोथ से कंपेयर करें तो. डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ. इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंजेस. अब देख रहे हो, जब हम जो प्रोसेस जो होता है जो डेवलपमेंट का होता है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री का इकोनॉमिक चेंजेस बहुत होते हैं उसके अंदर. अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन सोसाइटी टू. और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है जैसे इनकम का, पर कैपिटा इनकम का, उसके साथ साथ सोसाइटी में भी प्रोग्रेस आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू. Generally, the structure of national income also undergoes a changes. और जो नेशनल इनकम का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी बहुत बदलाव आता है. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ नेशनल टोटल नेशनल इनकम डिक्रीजेस. और हाँ, जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में वो बहुत कम हो जाता है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस. और जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है. The discussed unemployment in agriculture sector get employment in other sector. और जो बहुत अनएम्प्लॉयड होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच द टाइम एंड मनी इज सेव्ड. Now seats are innovated. As a result, the structure of institutional pertaining to production and distribution changes. और अलग अलग इनोवेशन के थ्रू जो स्ट्रक्चर होता है इंस्टीट्यूशन का, जो प्रोडक्शन का, जो डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बहुत बदल जाता है. और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत सारा पैसा भी बच जाता है. Poverty, unemployment and inequalities fall due to systematic change. अब इससे होता क्या है, जो पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो बहुत कम हो जाती है. क्योंकि ये क्या देखता है, ये सोशल वेलफेयर भी देखता है. मतलब लोगों का भला भी देखता है, ना कि सिर्फ इनकम बढ़े देश की और इनकम का पर कैपिटा इनकम बढ़े. क्योंकि अगर वो सिर्फ टॉप 2% लोग भी अमीर बन जाए तो उनका भी तो फिर भी पूरे देश का पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम बढ़ेगा ही. तो ये ओवरऑल चेंज जो स्ट्रक्चर का है वो देखता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अभी आगे कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशंस दी हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इसका मतलब क्या है, ये सभी दिशा में जो सभी दिशा की प्रोसेस है उस पर ध्यान देता है. सिर्फ एक जगह की डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देता. आप समझ रहे हो, ये मल्टी डायमेंशनल है. जैसे क्वालिटेटिव को भी देखता है और क्वांटिटेटिव को भी देखता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. The distribution of income does not further increase the inequalities, and there is a continuous rise in the real per capita income of country for a long period of time. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है in which there is a no increase in population. Living below poverty line. अब इसमें क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें जो पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बढ़ती नहीं है. और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटीज, एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ country for a long period of time. अब ये GM मेयर ने कहा है. तो लॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन की जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन है वो बढ़ती नहीं है, और
जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, जिसमें जो इनइक्वालिटी होती है वो नहीं बढ़ती है, और जिसमें पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है कंट्री का, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितनी बातें हैं? पहली बात है जो एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन जो होती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, वो नहीं बढ़ती। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इनइक्वालिटीज़। दूसरा क्या है, जो इनइक्वालिटीज़ होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होता है, वो बढ़ता नहीं है। और जो कंटिन्यूस राइज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री कितने टाइम तक? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। बस ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर 3 चीज़ें अगर आप हाईलाइट करके आओगे, वर्ड आगे पीछे भी होंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और साथ में नाम लिखना GM मेयर का, या फिर आपको सवाल में भी पूछ सकते हैं। तो और जो ऊपर है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ये MCQ में बहुत आता है, माइकल टोडारो का। और अभी आगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएट चेंजेस इन टेक्निक। मतलब क्या ये एक प्रोसेस है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है एंड क्रिएट चेंजेस इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और इसके थ्रू प्रोडक्शन की टेक्निक में बहुत चेंज आता है, और इसीलिए पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ता है एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल कंटिन्यूअसली राइजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज। ये किसने बोला है? मैचल। ये बोल रहा है एक प्रोसेस है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं, और जो प्रोडक्शन की टेक्निक होती है वो भी अच्छी होती है, चेंज होती है। उससे क्या होता है? पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। याद रखना, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूअसली राइसेस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज। समझ रहे हो? अब ये जो बातें हैं, इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखना, और भले ये आगे पीछे हो फिर भी मार्क मिल जाएंगे आपको। अब आगे आते हैं कैरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? और ये फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? Economic development is slow but a strong process in which a predetermined order and direction is there. एक स्लो प्रोसेस है और एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, वो भी प्रीडिटरमाइंड मैनर में, पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। In any country, development is a process which is easy to start but difficult to maintain. किसी भी कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जब वो स्टार्ट करना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट इसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टार्टिंग में तो बहुत फास्ट होगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो स्लो डाउन होता जाएगा, वो स्लो होता जाएगा। तो ये बात याद रखना, वो स्लो प्रोसेस है पर प्री डिटरमाइन ऑर्डर में है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। दूसरा, ये जो कंट्री होती है उसको स्टार्ट करना तो बहुत ईजी है, जो भी कंट्री इसको स्टार्ट तो बहुत ईजीली कर सकती है, पर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बाकी ये स्टार्ट भी बहुत फास्ट हो जाता है, पर इसको लॉन्ग पीरियड टाइम में मेंटेन रखना मुश्किल है। अब दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। अब वैसे मैंने यहाँ पे पहले भी बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीजेज विच इज़ क्वांटिटेटिव चेंज, और ड्यू टू रिसर्च द quality of product also improves, which is a qualitative, but there is a more of qualitative improvement. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? पहले तो आउटपुट इंक्रीज होता है क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ते जैसे हमने ऊपर पढ़ा, और उसके साथ क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है और क्वांटिटेटिव चेंज होता है, और जो रिसर्च भी करते हैं तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है, तो क्या होता है? ये क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो यहाँ पे दोनों है, एक तो क्वांटिटेटिव चेंज है,
एक तो क्वांटिटेटिव चेंज है, दूसरा है क्वालिटेटिव चेंज। पर इसमें क्वालिटेटिव चेंज ज़्यादा है, समझ रहे हो? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों है, पर क्वालिटेटिव चेंज जो होता है, जो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है, लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव करना होता है, वो ज़्यादा है। चेंज इन डिमांड, there is a rise in income of people due to the development which changes their taste. In the initial stage of development, the demand for basic and primary goods rise, but subsequently there is a rise in demand for comfort and luxury. तो जो people की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उनका टेस्ट भी बदलता है। मतलब पहले लोग वड़ा पाव खाते थे, फिर जाएंगे मैकडोनल्ड्स में, फिर जाएंगे इससे भी ज़्यादा अच्छे स्टारबक्स में। तो ऐसे करके लोगों का टेस्ट बदलता है, चॉइसेस बदलती है, जैसे जैसे उनके जेब में पैसा आता है। और जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है, जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है, उसमें जो बेसिक एंड प्राइमरी गुड्स का जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नमक है, आटा है, दाल चावल, ये सब की डिमांड ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है डेवलपमेंट के थ्रू, तो उनको कंफर्ट और लग्जरी कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे आईफोन, BMW, इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें। जो जैसे पैसा आता है ऐसे लोगों के टेस्ट और डिमांड बदलते हैं। बस ये कह रहा है। लेबर बिकम मोर डायनामिक, इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक। अगर आप जो काम करता है उस आदमी की एजुकेशन बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली जो वो लेबर है वो ज़्यादा डायनामिक, मतलब और ज़्यादा अलग अलग काम कर पाएगा, अलग अलग तरीके से काम कर पाएगा और बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएगा। मतलब वो डायनामिक हो जाएगा वो लेबर। तो डेवलपमेंट के थ्रू एजुकेशन आती है और एजुकेशन के थ्रू आदमी अलग अलग काम कर सकता है। अब आता है इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। New enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increases enormously. अब डेवलपमेंट क्या करता है? जो अलग अलग कमोडिटीज़ की डिमांड है वो बढ़ाता है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा आया है डेवलपमेंट के थ्रू। तो अलग अलग जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो अपना स्टार्टअप लेके आते हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। तो जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। किसके थ्रू? इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू। अब आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का चेंज होना जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं। There is a shift in dependence from fire and water based technology to coal and iron based technology which result in faster development. मतलब पहले हम फायर पे और पानी पे बहुत डिपेंडेंट होते थे। किसके लिए? टेक्नोलॉजी और अपनी जो खपत होती है चीज़ों की, उसके लिए। और अभी हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? कोल एंड आयरन की तरफ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उससे होता क्या है? फास्टर डेवलपमेंट। समझ रहे हो? तो इसके थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। अब कुछ समय के बाद, पर्टिकुलर स्टेज के बाद जो डेवलपमेंट होती है सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाती है। मतलब पहले लोग डेवलपमेंट को एंजॉय करते हैं, उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। मतलब ऐसा डेवलपमेंट लोगों को चाहिए होता है और इससे नीचे वो उतरते नहीं हैं। तो उस स्टेज के बाद लोगों को डेवलपमेंट की ऐसी नीड होती है, आदत हो जाती है, तो लोगों को डेवलपमेंट मेंटेन रखना पड़ता है और ये सेल्फ मोटिवेटिंग होता है। तो अभी ये क्या क्या कैरेक्टर्स थे यहाँ पे?
पहला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा था ये दोनों है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंज। और तीसरा है ये डिमांड बदलता है। चौथा लेबर ज़्यादा डायनामिक होता है और कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है और पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे आता है लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशंस हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ नेशन, progress of nation. It shows the economic scenario, but in real sense, it cannot discuss the human development. हाँ, ये भी बात सही है। ये प्रोग्रेस तो दिखाती है नेशन का, साथ में इकोनॉमिक सिनेरियो भी दिखाती है, पर ये एक्चुअल जो खुद एक इंसान का डेवलपमेंट है वो नहीं दिखा सकती। Cannot become the index of human progress. अब उस पर्टिकुलर देश में उस इंसान ने कितना ग्रो किया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दिखा सकती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव थी, जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसको नंबर में आती है, इकोनॉमिक नेशनल इनकम और इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को आप बहुत ईजिली मेजर कर सकते हो, पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं जो सोसाइटी में होता है। जैसे चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन सोसाइटी, जैसे कितने लोगों ने दारू पीना बंद किया, कितने लोगों ने जिम जाना चालू किया, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग ओबेस हैं, कितने लोग फिट हैं, कितने लोग अनफिट हैं। अब ये सारी बातों, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो ये सारी बातें भी चेंज होती है, तो ये सब बातों को मेजर करना बहुत मुश्किल है। ये भी एक लिमिटेशन है। एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, when economic development take place, the standard of living of people improve. Though economic development taking place in India today, there is not much improvement in standard of living of people, and therefore we cannot say that economic development means improvement in standard of living. अब ये बोलता है कि economic development standard of living दिखाता है कि लोगों का बढ़ रहा है, पर आजकल इंडिया में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पर कोई भी इम्प्रूवमेंट दिख तो नहीं रहा लोगों के अंदर। तो हम बोल नहीं सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। समझ रहे हो आप? तो ये हो तो रहा है पर दिख नहीं रहा, लोग महसूस नहीं कर पा रहे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो टोटली 4 पॉइंट्स थे। पहला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स प्रोग्रेस ऑफ नेशन, पर ये ह्यूमन इंडेक्स ऑफ प्रोग्रेस नहीं दिखा सकता। ये एक इंसान का कितना डेवलपमेंट हुआ ये नहीं दिखा सकता। बाकी दूसरा क्या लिमिटेशन है कि ये सोसाइटी में हो रहा है, मतलब ये ऐसी बातों में हो रहा है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये मेजरेबल भी नहीं है। तीसरा है कि इंडिया में आज तो हो रहा है पर हमें दिख ही नहीं रहा, लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे। तो बस ये कोई 3 लिमिटेशंस थी जो इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक एग्ज़ाम में आएगी ये, तो इसको याद रखना। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इन जो ग्रोथ थी और डेवलपमेंट है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट डिफरेंस पे आते हैं। अब है इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रोसेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ अकरेंस है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, एक प्रोसेस है, स्लो होता है। बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ एक अकरेंस है, एक इवेंट है जो हो गया, जो साल के एंड में पता चलता है। ऐसे आपको साल के एंड में पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम इस साल की कितनी थी, कि इस साल का जीडीपी कितना था, इस साल का नेशनल इनकम कितना था। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ खाली इंडिकेट कर देता है, मतलब ये अकर हो जाता है। बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है तो इसको सालों भी लग सकते हैं। बाकी आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक प्लेस। अब इसमें क्वांटिटेटिव चेंज भी है और क्वालिटेटिव चेंजेस भी है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, क्वालिटेटिव नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा वाइड है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या सवाल करता है कि जो अनयूटिलाइज रिसोर्स है वो यूटिलाइज हुए हैं, तो इसमें ये सवाल आता है। पर इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन सा सवाल आता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हुए हैं। तो डेवलपमेंट देखता है जो इस रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हुए हैं उनको इस्तेमाल करो, और ग्रोथ देखता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही से करो। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्री। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा रिलेट करता है, बल्कि जो ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा रिलेट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। डेवलपमेंट को मेजर करना मुश्किल है, बाकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो आप इजीली मेजर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड। अब ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब बहुत चौड़ा है। मतलब इसको आप एक छोटी सी चीज़ के अंदर इसको समा नहीं सकते, ये बहुत फैला हुआ है। बाकी जो ग्रोथ है वो बहुत नैरो है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन की रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम है ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुए पूरे देश में, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा महत्व देता है पर कैपिटा इनकम के साथ। पर ग्रोथ खाली इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देता है। मतलब लोगों की अलग अलग लोगों की कितनी भी इनकम हो, पर कैपिटा इनकम देश का इंक्रीज होना ही चाहिए, भले पूरा पैसा टॉप 2% लोगों के पास क्यों ना हो। ये गलत बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है और ग्रोथ एक रैपिड प्रोसेस है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, जैसे हमने पहले पढ़ा। पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है और ये हो जाती है, मतलब आप इसको मेजर भी कर सकते हो, तो इसलिए इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो बस यही कुछ 9 डिफरेंसेस थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करना। अभी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या है? Has the country achieved economic development or not? If so, how fast it has taken place? How much is the economic development of the country? To know and measure it, we should consider various factors. Such factors are identified as the indicator of economic development. तो अब ये कितने फास्ट हमारी एक तो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव हुई है और कितनी फास्ट हुई है और कितनी अचीव हुई है। इसको मेजर करना है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को बोलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर इसको मेजरिंग रॉड्स भी बोल सकते हैं, या इसको स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। These indicators which measure the rate of economic development and its extent can be presented in numerical and statistical term. मतलब जो indicators हैं वो आप numerical term में भी present कर सकते हो और statistical term में भी present कर सकते हो। Through these indicators, a comparison of two countries and two time periods can be done. और indicator के through आप दो country का comparison कर सकते हो और साथ में दो अलग अलग टाइम पीरियड के साथ। इसको हम थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं। जैसे अपना थर्मोमीटर अपनी बॉडी टेम्परेचर चेक करता है अपनी बॉडी का और उसको रिकॉर्ड करता है, वैसा ये इंडिकेटर है
जो कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करता है। और कुछ इंडिकेटर ये है जैसे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। एक तो नेशनल इनकम है, दूसरा पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, तीसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और चौथा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अब चार है, एक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, अब ये पहला इंडिकेटर है नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, अ कंट्री इज सेड टू हैव attained economic development if there is a continuous increase in real national income of a country for a long period of time। अगर लंबे समय तक इस इंडिकेटर के हिसाब से अगर लंबे समय तक नेशनल इनकम, इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ जा रही है। कैसी नेशनल इनकम? रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। कितना? कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये नेशनल इनकम के हिसाब से है। इफ अ रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई, द डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई, एंड इफ द नेशनल इनकम इंक्रीजेज एट लोअर रेट, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। मतलब इसका जो बढ़ने का रेट है अगर हाई है तो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट भी बहुत हाई है, और अगर इसका बढ़ने का रेट लो है तो डेवलपमेंट भी लो है। If the national income does not rises, it depicts a state of stagnancy। अगर ये बढ़ ही नहीं रही है तो एक स्टेट डिपिक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं स्टेगनेंसी। एंड इफ नेशनल इनकम डिक्रीजेस, देयर इज अ अंडर डेवलपमेंट एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। और अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो उसमें अंडर डेवलपमेंट है और नेगेटिव डेवलपमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, रियल इनकम एंड नॉट मनी इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, and hence national income is calculated not at a current price but at a constant price। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से रियल इनकम एंड जो रियल इनकम है is not a money income is taken into consideration, and hence national income is calculated at a currency price of constant price। तो ये करंट प्राइस पे कैलकुलेटेड नहीं की जाती, ये कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। मतलब जो रियल इनकम निकाली जाती है उसमें मनी इनकम कंसिडर नहीं होता। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है? एक कांस्टेंट बेस ईयर लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ, तो उसमें करंट प्राइस नहीं इन्वॉल्व होता, उसमें एक कांस्टेंट प्राइस इन्वॉल्व होता है। जैसे अभी आगे आते हैं, सम कंट्रीज हैव फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम व्हेन कंपेयर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। तो कई कई कंट्रीज में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उसमें जो ग्रोथ का रेट होता है वो बहुत अलग अलग होता है। तो सच कंट्रीज आर सेड टू बी हैव अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जिनमें बढ़ा हुआ होता है उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट भी हायर होता है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल दैट नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान हैव स्लोअर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एज अगेंस्ट इंडिया। मतलब इंडिया में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, मतलब 7.3 से हो रहा है, और नॉर्वे में 2.2 से हो रहा है, और अमेरिका में भी 2.4 से हो रहा है, श्रीलंका में 4.5 से हो रहा है, पाकिस्तान में 4.7 से हो रहा है। तो इससे हम क्या बोले कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है? अभी आगे पढ़ते हैं। Hence it can be said that India's growth rate is higher than these of the countries. Today is India is considered to be the one of the fastest developing countries in the world, but it should be remembered that countries like Norway and America had an impressive growth rate already through they are growing the rate of 2 to 3% per annum is in the present।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि भले इंडिया बहुत फास्ट डेवलप कर रहा हो, पर ये तो रियलिटी है कि नॉर्वे और अमेरिका में जो ग्रोथ रेट है बहुत इम्प्रेसिव है। भले उनका डेवलपमेंट का रेट 2 to 3% हो, पर वहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है और लोग खुश हैं बहुत यहाँ पे। तो ये बस इंडिकेट करता है यहाँ पे। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? देयर आर सम लिमिटेशन इन एक्सेप्टिंग नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। वो है डिफ़िकल्ट इन कैलकुलेटिंग ट्रू नेशनल इनकम। अब होता क्या है, डबल काउंटिंग होती है। प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन, मतलब लोग जो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे जो किसान होते हैं और या फिर जो डेयरी वाले होते हैं, वो प्रोडक्ट बना के खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना मुश्किल है। बाकी इलीगल इनकम, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवाशन, टैक्स को ना भरना, टैक्स को छुपाना, बार्टर ट्रांजैक्शन, चीज़ों के बदले चीज़ें का ट्रांजैक्शन, अनपढ़ मतलब अनपढ़ गवार लोग हैं जो इलिटरेसी है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, लोग एक से ज़्यादा काम, लोगों एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं या एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये सब नेशनल इनकम को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेशनल इनकम ट्रू इनकम नहीं है, ट्रू मेजरिंग रॉड नहीं है ग्रोथ रेट का कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री क्या है। ये ट्रू मेजर नहीं है। अभी दूसरा इसकी लिमिटेशन है पॉपुलेशन। बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो अगर आप खाली अगर आपको नेशनल इनकम पता लगा ली तो आप नेशनल डेवलपमेंट पता नहीं लगा सकते खाली नेशनल इनकम के थ्रू ही, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इफ़ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इज़ लेसर दैन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अगर पॉपुलेशन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ग्रोथ रेट का जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन कम है, तो डेवलपमेंट नेगेटिव में हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और नेशनल इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ। The growth rate of national income is higher than the rate of growth rate of population, then economic development is positive। तो अगर नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव में हो रहा है। समझ रहे हो? अब आता है डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अलग अलग मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है द मोस्ट अमॉन्ग देम आर प्रोडक्शन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो दो अलग अलग मेथड है उससे जो एक कंट्री की नेशनल इनकम है वो मेजर होती है। तो इन दोनों का जो मेजर होता है वो कभी कभी अलग भी आता है। जैसे प्रोडक्शन का मेजर नेशनल इनकम का अलग आया और इनकम ऑन एक्सपेंडिचर का अलग आया। तो इसीलिए अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग मेथड अडॉप्ट करती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ताकि बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट आए। तो इसमें कितने लिमिटेशन थी नेशनल इनकम में? एक थी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट ट्रू नेशनल इनकम, दूसरी थी पॉपुलेशन, तीसरी थी डिफरेंट मेथड बाय कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो बस ये कुछ लिमिटेशन थी नेशनल इनकम की। अब दूसरा इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, according to this indicator, when the per capita income of country increases for a long period of time continuously, it can be said that economic development had taken place। मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये इंडिकेटर के हिसाब से अगर एक पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा इनकम है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, मतलब टेकन प्लेस। पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज इनकम पर हेड। पर कैपिटा इनकम क्या है? एक एवरेज इनकम है पर हेड की, मतलब
अगर आप टोटल इनकम को, मतलब टोटल नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम आएगी। तो पर कैपिटा इनकम इज अ ग्रोस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये पॉपुलेशन को भी हिसाब में लेता है। तो इसको बोल सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है ये एक टर्म में सुपीरियर है नेशनल इनकम के टर्म से। एक्सपर्ट ऑफ यूएनओ हैव रिकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने भी पर कैपिटा इनकम को एक अच्छा इंडिकेटर बताया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम हाई है तो ग्रोथ रेट भी हाई होगा। तो उसको भी ऐसा भी हो कि डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री में हुई होगी। तो अगर पर कैपिटा इनकम फास्टर रेट से बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट भी फास्ट है, और अगर पर कैपिटा इनकम स्लो रेट से बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट भी स्लो है। और अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है, मतलब बढ़ नहीं रहा घट भी नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। और अगर पर कैपिटा इनकम गिर गया है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो पर कैपिटा इनकम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी बढ़ जाए। तो इसको पर कैपिटा इनकम का भी एक अच्छा इंडिकेटर है इन चीज़ों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का और ह्यूमन डेवलपमेंट का। और अगर डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रियल सेंस, कैन नॉट बी सेड टू बी डेवलपमेंट। तो अगर डेवलपमेंट अगर वाकई में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं रहा और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर रहा तो ये डेवलपमेंट कहलाए नहीं, ये कुछ और ही, मतलब डेवलपमेंट तो उसको बोल ही नहीं सकते। तो पर कैपिटा इनकम करता क्या है, ये जो फिजिकल बेटरमेंट होता है एक पर्टिकुलर पर्सन का, वो उसको अच्छे से दिखाता है। तो अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो उसको बोल सकते हैं कि वहाँ उस कंट्री का सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। अब ये बाजू में कुछ एग्जांपल्स हैं कि नॉर्वे के पर कैपिटा इनकम 2014 में परचेस पावर पैरिटी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम क्या था, ये था $64,000, मतलब $64,992। और अमेरिका का था $52,947, श्रीलंका का था $9,777, चाइना का था $12,547, इंडिया का था $5,497, पाकिस्तान का था $4,866। और इनका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा चाइना का था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ रेट चाइना का है, उसके बाद इंडिया का है, उसके बाद है अमेरिका का, उसके बाद श्रीलंका का है, सॉरी, उसके बाद अमेरिका का है, फिर पाकिस्तान का है, उसके बाद है नॉर्वे का। अब इसको टेबल को समझते हैं आगे। कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया in 2014 on the basis of purchase power parity is $5,497, which is lower than Norway, US, China, Sri Lanka. Compared to Norway, India's per capita income is 11 to 12 times lesser, and hence Norway growth rate is said to be higher than India's by 11 to 12 times. तो अब ये है कि जो नॉर्वे का ग्रोथ रेट है इंडिया से 10-12 गुना ज़्यादा है अगर पर कैपिटा इनकम इसकी देखते हैं तो ये सच बात भी है, क्योंकि नॉर्वे में पॉपुलेशन कम है और उनकी इनकम ज़्यादा है, और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, ऐसा हमने पहले भी बताया था। तो इसलिए नॉर्वे में एज़ कम्पेयर टू इंडिया में, इंडिया से करें तो उसमें डेवलपमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। और अब ये कुछ लिमिटेशंस है पर कैपिटा इनकम की। अब ये दिखाता है ओनली एस्टीमेट्स, मतलब ये सिर्फ एस्टीमेट्स हैं। द नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी इज़ कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर
and hence we can get almost correct data. But the population of country is not calculated every year. In India, population census is taken place every 10 years, and hence only approximate is taken for all the years, so the per capita income is not accurate. तो ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो हर साल कैलकुलेट होती है, ऐसे 2019 में भी हुई थी, 2020 में भी हुई थी, 2021 में भी हुई थी, पर जो पॉपुलेशन है वो 10 साल के अंदर कैलकुलेट होती है। तो हम जो पॉपुलेशन का जो इंडिकेटर है, ऐसे टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन का सिर्फ अजम्पशन लेते हैं, हम जो पर्टिकुलर फिक्स पॉपुलेशन है वो लेते नहीं है। और तो जो इनकम आती है वो एक अंदाजे से आती है, वो एक एब्सोल्यूट इंडिकेटर नहीं है, तो सिर्फ एस्टीमेट है वो। डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब दूसरा क्या है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो इसी के साथ पर कैपिटा इनकम करना भी मुश्किल है। और अगर नेशनल इनकम इनएक्यूरेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है पर कैपिटा इनकम भी इनएक्यूरेट होगी ही होगी। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे और अभी इसका दूसरा पार्ट भी रिकॉर्ड होगा, तो आप प्लीज़ प्रेजेंट रहना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, क्या क्या नए नए डेवलपमेंट में कर सकता हूँ, ताकि वीडियो और भी अच्छा हो और मेरा एक्सप्लेनेशन और भी अच्छा हो। कुछ मैंने वीडियो में गलती की हो वो भी मुझे कमेंट में बताना। बाकी मैंने पहले भी बताया था, मैं अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, ओसी के और स्टेट्स के मैंने फ्री लेक्चर्स चालू किए हैं यूट्यूब पे, तो ये पूरे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैं पर हर चैप्टर का इकोनॉमी का 2-2 पार्ट में आपको ये वीडियो अपलोड करूँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अभी कल मिलेंगे दूसरा वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।